भजनगे तो पेटू सारे नचगे भजनगे। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, कुछ दहाइयां पहले तक एक मारूफ हफ्त रोजे का इंतहाई मकबूल सिलसिला था 3 औरतें 3 कहानियां। इसमें घरेलू सियासत की कहानियां दिलसोज अंदाज में बयान की जाती, जुल्म सितम और साजिशों के दर्दनाक वाकयात ऐसी महारत से कलमबंद किए जाते कि पढ़ने वाले कई कई दिन इस उदास फिरते रहते। फिर न्यूज चैनल्स का जमाना आया तो डाइजेस्ट और मैगजीन्स का सुनहरी दौर खत्म हुआ, लेकिन 3 कहानियों का दौर खत्म नहीं हुआ। ये अभी भी जारी है और खत्म होने का इम्कान नजर भी नहीं आ रहा। इस अरसे में मामूली सी तब्दीली जरूर आई। कायरीन की जगह नाजरीन ने ले ली। 3 औरतों की जगह 3 सियासी जमातों ने संभाल ली। सियासी रहनुमाओं की जिंदगियां कितनी ही पुरसुकून हो, मगर वही मजलूमियत का रोना, वही दुख, वही दर्द और वही दास्तानें। अब नाज़रीन इन जमातों के दुखों को दिल में बसाए उदास फिरते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौजूद 3 बड़ी सियासी जमातों में इक्तदार की जंग जारी है। मुल्क की सियासत के हालात को कभी भी काबिल रश्क नहीं रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तीनों जमातें अपनी अपनी मुश्किलात का शिकार हैं। पहले आपको मुस्लिम लीग नून की कहानी सुनाते हैं। बदतरीन मुआशी हालात में मेरे छोटे कायद ने वजारत उज़्मा कबूल कर ली। गालबन मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खुशफहमी और अवाम को गलतफहमी थी कि ये मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये तल्ख हकीकत वाज़ेह होती जा रही है कि मुल्क की हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहा करते थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, मगर हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। रियासत को खुदा कायम रखे, लेकिन मुस्लिम लीग नून और उसकी सियासत दोनों ही बचते नजर नहीं आते। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की नाअहली के फैसले और मेरे छोटे कायद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ने मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल को मजीद गंभीर बना दिया। हालात इसी रुख पर चलते रहे तो शायद शेर को अगला इलेक्शन बिल्ली के निशान पर लड़ना पड़ेगा। यह थी एक जमात के दुखों की कहानी। अब मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ की कहानी सुनिए। हालात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस ने मेरे कप्तान के सादिक उम्मीन होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। हुकूमत जाने का दुख अभी गया नहीं कि ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इस केस में सबसे अहम चीज मेरे कप्तान का यह बयान हल्फी है कि तहरीक इंसाफ ने जो मालूमात भी इलेक्शन कमीशन को फराहम की हैं वो सही हैं। अब अगर वो मालूमात गलत या नामुकम्मल होती हैं तो सारा मलबा मेरे कप्तान पर गिरेगा। आर्टिकल 62-63 जिसके तहत मेरे कप्तान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला था, अब वही आर्टिकल मेरे कप्तान के सर पर तलवार बनकर लटक जाएगा। मुबैना अमरीकी साजिश, हुकूमत से जुदाई और अब 62-63 के तहत नाअहल होने का खतरा मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ के दुखों की कहानी भी खासी तवील है। अब सुनाते हैं आपको पीपल्स पार्टी की दास्तान गम। हालांकि बज़ाहिर उन्हें कोई गम नहीं है। मौजूदा सियासी हालात की देख के बावर्ची आसिफ जरदारी हैं, जो देखने में सबसे ज्यादा मजे और सुकून में है। हुकूमत का हिस्सा होते हुए तंकीद से महफूज हैं। महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर डाली जा रही है। मरकज में इत्तेहादी होने के साथ साथ सिंध की बिला शिरकत गैर हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। यह गालबन वाहिद बड़ी सियासी जमात है जिसको इलेक्शन के अब होने या तब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंध में बराबर का कोई सियासी हरीफ है ही नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी सब अच्छा नहीं। तीसरी बड़ी जमात की कहानी में भी आरजुओं और हसरतें मौजूद हैं। आसिफ जरदारी 2023 में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात में खासा मुश्किल नजर आ रहा है। मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 ऐसी शख्सियात पर खड़ी है जो ये फानी दुनिया छोड़ चुके हैं, और हुकूमती कारकर्दगी ऐसी नहीं जो अवाम या न्यूट्रल्स को मुतासिर कर सके। यानी सब अच्छा यहां भी नहीं। मालूम नहीं 2023 में वजारत उज़्मा की ख्वाहिश पूरी होती है या किसी अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। 3 जमातों की 3 कहानियां आपने सुनी। नाज़रीन, जमातें इस वक्त कहाँ खड़ी हैं और इन जमातों का मुस्तकबिल क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। आज 3 तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। बड़े काबिल एहतराम हैं तमाम मेहमान हमारे लिए।
हम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार और एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन साहब, तज्जियाकार अतर काज़मी साहब और तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, ज़रा सबसे पहले हुकूमती जमात, हुकूमती इत्तेहाद में ज़ाहिरी बात है मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी जमात इस वक्त है। मैं ज़रा सबसे पहले उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं सर ये जिस सिचुएशन में इस वक्त हम मुल्क चल रहा है महंगाई की वजह से, और उसके बाद कुछ फैसले भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं आ रहे, गेम ओवर है सर मुस्लिम लीग नून के लिए? लग नहीं रहा कोई अब कोई कमबैक हो सकता है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बेसिकली मौजूदा हालात में तो चीज़ें उनकी फेवर में नहीं जा रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में डेली बेसिस पे बदलती है, गेम्स बदलती हैं। रियल पॉलिटिक्स तो कोई शख्स कर नहीं रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे तो इश्यूज पे इश्यूज हैं। आप देख लीजिए, आज से 3-3.5 माह पहले खान साहब का जो ग्राफ था उनकी गवर्नमेंट का, वो कहाँ था। जैसे वो बाहर निकले एक झूठा सा नैरेटिव बनाया, पब्लिक इकट्ठी की और फिर वो समझते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो मौजूदा जो नून लीग है उसने सख्त फैसले लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इकॉनमी की जो सूरत हाल थी। IMF का प्रोग्राम पिछली गवर्नमेंट साइन करके गई, इनको अभी तक ट्रांच नहीं मिली, मेरे ख्याल में अगले 2-3 हफ्ते में नहीं मिलेगी। उसकी वजह से एक खासा जो है वो करेंसी की सूरत हाल या ओवरऑल जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं नहीं समझता इनके पास उसका, या इनके पास या किसी और के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इन हालात में अगर आप मुझसे, आपका सवाल यही था कि ये कहाँ खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी नेचुरली डाउन है। डाउन द लाइन अगर वो चलते हैं और कोई जैसा कि उनको प्रॉमिस हुआ है कि IMF प्रोग्राम के बाद उनको बाकी जगहों से भी उसी प्रोग्राम के तहत पैसे मिलेंगे, तो शायद आपके डॉलर भी नीचे आ जाए और आपका जो इकॉनमी है उसको थोड़ा सा सहारा मिले और कंटिन्यूशन हो जाए। फिलहाल तो वाकई आपकी बात ठीक है, इस वक्त उनका ग्राफ नीचे है। अतर काज़मी साहब, सर ये जो सूरत हाल है, मोहसिन बेग साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस सूरत हाल से मतलब मैं तो चंद तज्जियाकारों से जो जारी बात है हमारे ही सर्कल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं अब आपको IMF से और दीगर जगहों से पैसे अगर आ भी गए तब भी नहीं कुछ हो सकता। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हद तक डेप्थ में जाके फंस चुकी है, एक ऐसा दलदल है जिसमें फंस चुकी है, पार्टी के अंदर डिविजन्स और मतलब जारी बात है देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। तो इसके बावजूद कोई चांस नहीं लगता, और अगला इलेक्शन जो है ना वो तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ही भूल जाए। देखिए मंसूर साहब, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया है 3 औरतें 3 कहानियों का, कहानियां तो अभी भी आ रही हैं, पर आजकल कहानियां उम्मे हरीम हमें बता रही हैं, तो वो भी कहानियां तो उस किस्म की आजकल भी चल रही हैं। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नून लीग को यहां पे सिंगल आउट किया जाता है, मलबा सारा डाला जाता है नून लीग पे, लेकिन ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं है। जो इस वक्त आप मईशत में देख रहे हैं या हमारी सफारतकारी या किसी भी शोबे के अंदर अगर कोई अच्छी चीज है या कोई बुरी चीज है, वो सबका कलेक्टिव विजडम है। वो विजडम है आसिफ अली जरदारी का, वो विजडम है नवाज शरीफ साहब का, असफंजान वली साहब का, मौलाना साहब का। तो यहां पे जिस तरीके से नून लीग को सिंगल आउट किया जाता है, मेरे ख्याल में वो अनफेयर होगा। दूसरी बात यह है कि जो ये लोग आए हुकूमत में और आके इन्होंने मुश्किल फैसले किए, देखें ये इकॉनमी बचाने या मुल्क बचाने नहीं आए थे, ये एक अगेन बहुत बड़ी मिथ है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने खुद नेशनल टीवी के ऊपर बताया कि हमें खतरा था कि एक ऐसी तैनाती होनी है, अगर वो शख्सियत आ गई तो हम सब सियासी तौर पे खत्म हो जाएंगे। तो ये अपनी सियासत बचाने आए थे, और इस वक्त भी जो इनकी जदोजहद है वो अपनी सियासत को ही बचाने के लिए। और नून लीग के अंदर भी एक बड़ी अनफेयर गेम चल रही है कि वो सारा मलबा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो पंजाब के अंदर उनकी जीत हुई या शिकस्त हुई या सेंटर में जो कुछ हो रहा है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है जिसको शहबाज शरीफ साहब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम थोड़े से अनफेयर हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अतर साहब। मैं एहतिशाम साहब का इसी के ऊपर जरा मैं तज्जिया लेना चाहूंगा। एहतिशाम साहब, ज्यादती कर रहे हैं जी लोग, मीडिया, तज्जियाकार के जनाब शहबाज शरीफ के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है, नवाज शरीफ को कोई पूछ ही नहीं रहा। और वैसे मतलब इनकी बात में इस बात से भी वजन मतलब लगता है, उसमें वजन है
कि नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर या उनकी अप्रूवल के बगैर तो गेम स्टार्ट ही नहीं हो सकती थी? ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को कोई हाईजैक कर लिया हुआ है? तो क्या वाकई ज्यादती हो रही है शहबाज शरीफ के साथ? एक तो जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है, मेरा ख्याल है कि सही बात है अतर कासमी साहब की, कि अकेले उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, इसमें उनकी पूरी पार्टी की शमूलियत है जो भी फैसले हुए हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात नहीं है, तो पीडीएम की बात है, पीडीएम की 12 जमातों की बात है। और ये दुरुस्त है कि उसमें पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है, मौलाना फजलुर रहमान की भी जिम्मेदारी है, और बाकी छोटी जमातें जो पीडीएम की हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक अलायंस था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सामने आया तहरीक आदम एतमाद की सूरत में, और फिर ये कामयाब हुआ, और फिर इसी अलायंस ने हुकूमत बनाई, और इस अलायंस ने अपना वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को चुना। तो अब शहबाज साहब की नाकामी उनकी अकेले की नाकामी तो है नहीं, वो इस पूरे अलायंस की नाकामी है। तो ये ज्यादती तो खैर मंसूर साहब अपनी जगह पे, लेकिन जो ज्यादा ज्यादती हो रही है ना, वो हो रही है हम सब के साथ, इस मुल्क के साथ, लोगों के साथ, रियासत के साथ। मतलब कि हम अभी तक इस बहस में पड़े हुए हैं कि इनकी सियासत का क्या बनेगा, जबकि यहाँ पर तो रियासत के लाले पड़ गए। डॉलर अब 250 पे चला गया है। 250 पे जब श्रीलंका में डॉलर गया था तो उसके बाद सिचुएशन असल में वहां पे खराब होना शुरू हो गई थी, और फिर जो हालात बने वो हमारे सामने। बजाय इसके कि हम उससे इबरत पकड़ें और अपने आप को उससे दूर लेकर जाएं, मुझे लगता है इमरान खान साहब जो इस वक्त ऑपोजिशन में है, उनका ड्रीम है कि पाकिस्तान किसी तरह श्रीलंका बन जाए। वो बहरान जो श्रीलंका में है वो पाकिस्तान में आ जाए, लोग सड़कों पर जो निकलते हैं वो महल्लात में घुस जाएं और इनकलाब बर्पा हो जाए, ताकि फिर एक दफा तसल्ली से वो अपनी कुर्सी वजारत उज़्मा पे या कुर्सी सदारत पे, अगर उन्होंने सदारती निजाम लाना है, बराजमान हो जाए, और फिर बगैर किसी रोक टोक के वो हुकूमत करें। इस वक्त तक के जो हालात हैं वो हमें लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है उसी की तरफ जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि मियां शहबाज की सियासत कामयाब है या नवाज की या मौलाना की या जरदारी की या इमरान की। मेरा कंसर्न ये है कि सब अपनी सियासत करते करते इस रियासत को नाकाबिल तलाफी ना पहुंचा दें, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अभी देखें ना खबरें, ये मैं कल सुन रहा था, परसों सुन रहा था कि पाकिस्तान के सिपाही सालार सफ़े अव्वल पर आ गए और अमेरिका पर दबाव डाल से कहें कि इंस्टॉलमेंट रिलीज करें। ये सिपाही सालार का काम है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है। एंड वन मोर थिंग मंसूर साहब, कि इमरान खान साहब का जो भी नैरेटिव है, जो भी आपके सियासी मकासद है, जब आप ऑपोजिशन में बैठते हैं उसका फिर ये मतलब नहीं होता कि मुल्क आपका नहीं है, और मुल्क के साथ जो हो जाए, जब तक आप इक्तदार में नहीं आएंगे आप इसको उसी तरफ अफरा तफरी की तरफ और जो भी बहरान है उसकी तरफ धकेलते चले जाए। तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज में अगर आप इलेक्शन हारते हैं, तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है, तो आप ऑपोजिशन में बैठते हैं और ऑपोजिशन में बैठते हुए रियासत के लिए भी काम करते हैं। तो जिस तरह हुकूमत का किरदार है वैसी ऑपोजिशन का भी किरदार है, लेकिन यहाँ पे किसी को फिक्र ही नहीं। मोहसिन बेग साहब जी, मोहसिन बेग साहब, ये एहतिशाम साहब जो बात कर रहे हैं, एहतिशाम साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई हैव टेकन द रॉन्ग प्रिजम्पशन अबाउट दिस। ये एहतिशाम साहब अपना केस बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त एक प्रॉब्लम एरिया को ढूंढ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो और उसके बाद मैं एक सेवियर के तौर पे मैं सामने आऊं, और जब मैं आऊं तो उसके बाद मेरे सामने किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन रहे ही ना, और श्रीलंका जैसे हालात के बारे में बार बार जिक्र करके वो एक्चुअली ऐसे मौके की तलाश में है। क्या इतना एक्सट्रीम सोचा जा सकता है कि वाकई इमरान खान साहब ये सारा कुछ सोच रहे हों? आप समझते हैं मोहसिन बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर जो लोग इमरान खान को जानते हैं या उसकी जहनीत को जानते हैं, वो इसी तरह ही सोचता है। बहुत खुद गर्ज सोच है उनकी हमेशा से। आम नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप उनको देख लें तो अपनी ज़ात के अलावा वो किसी की परवाह नहीं करते, ना बच्चों की, ना रिश्तेदारों की, ना बहनों की, ना कजन्स की। ये उनका रवैया रहा है। बिल्कुल वो यही सोच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप 2.5 या 3 महीने या 3.5 महीने इस गवर्नमेंट को आए हुए हैं, आप सारा इल्ज़ाम इन पे नहीं डाल सकते। जिस सिचुएशन पे उनको गवर्नमेंट मिली उससे आगे उन्होंने बेहतरी लाने की कोशिश की, लेकिन एकदम क्योंकि पैसे थे नहीं। अगर इमरान खान भी होता तो कंट्री हो सकता है डिफॉल्ट पे चला जाता।
उन्होंने तो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे दोस्त ममालिक से इतने खराब किए थे जिसको इन्होंने आके बेहतर करने की कोशिश की है। तो 2.5-3 महीने की गवर्नमेंट पे आप पूरा इल्जाम नहीं लगा सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें उनकी ख्वाहिशात बहुत हैं। वो अपने बयानात में फ्रस्ट्रेशन जब वो निकले तो वो जाहिर कर रहे थे कि जी मैं ना हूं तो कुछ ना हो। तो ऐसा कभी नहीं होना, ये इनकी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये इस किस्म की कोई भी ख्वाहिश रखे वो पूरी नहीं होती। ये पॉलिटिक्स है। आज अगर मैं देखिए, पॉलिटिशियंस कभी इलेक्शन हारते हैं, कभी जीतते हैं, वो अगले दिन से फिर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। इनका अगर डेमोक्रेटिक ज़हन होता, इनके पास 131 सीटें थी पार्लियामान के अंदर, ये अपोजिशन लीडर बनते, कोई तूफान नहीं आ गया था। देखें, IMF ने पहले 15, फिर उन्होंने कहा 24 को होगा। वो आपके हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान को हम लोग लोन दें, उनकी वजह से बाकी लोग लोन नहीं दे रहे, वो IMF के प्रोग्राम। बेग साहब, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मेरा नुक्ता ये है कि अगर वाकई ऐसी बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और बाकी लोगों की भी मेरे ख्याल में कुछ ऐसी ही मिलती जुलती राय शायद हो, ये तो मैं अभी दोबारा पूछता हूं उनसे मैं, तो अगर ऐसी बात है तो फिर हुकूमत पहले ही कर दे, पहले ही ऐलान कर दे, क्योंकि ये इस किस्म का खतरा कि जी ऐलान हो जाएगा, ऐलान होने वाला है, ऐसी कोई बात तैयार है, ये तो इमरान खान साहब के दौर से चल रही है। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर इस तरह की तो बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर। देखिए, खान साहब को जितना मैं जानता हूं, मुझे पता है वो पॉलिटिकली माइंड का आदमी नहीं है, उसको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। जब आखिरी दिन थे उनके गवर्नमेंट के जाने के, जिस दिन आखिरी दिन था, आपको याद होगा प्रिजन वैन्स चली गई, रात को लेट नाइट तक शो चल रहा था। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग लॉन में बुलाई थी, और लॉन में बुला के जब इन्होंने बात शुरू की उनसे, वो बात तो मैं आपको क्या बताऊं क्या शुरू की, लेकिन आधे कैबिनेट के मेंबर भाग गए। वो यही था कि अगर मैं आर्मी चीफ को चेंज करूं। मकसद ये है कि आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन बेचारों को अगर आप ये कहें कि वो बुला के आज ही वो नवंबर की पोस्टिंग कर दें, आप समझते हैं उनमें इतनी जान है? या ये कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पाकिस्तान में बता दीजिए, एक ने करने की कोशिश की थी, वो हाईजैकिंग केस में अंदर हुए और कितने साल सजा, और फिर बड़ी मिन्नतों वास्तों से उनकी बेचारों की जान छूटी। नहीं बेग साहब, ये जो थोड़ी देर पहले आपने जो कैबिनेट वाली बात की है खान साहब की, ये आपकी खबर है या तज्जिया है? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि खान साहब ने ये डिस्कशन की होगी। मेरी खबर है, मेरी खबर है जी, और मैं आपको सही खबर बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी खबर बताता हूं वो कभी गलत साबित नहीं हुई। आज तक कभी खबर मेरी बाउंस नहीं हुई। इन्होंने अगर वो बात खास ना होती तो अंदर बैठ के भी कर लेते। इन्होंने बाहर लॉन में मीटिंग बुलाई थी, अभी इन्होंने बात शुरू नहीं की और आधे मेंबर भाग गए थे, और उसके बाद से फिर इनको जाना पड़ा। मकसद ये है कि कोई बंदा पहले समरी नहीं मंगवा सकता। मैं नहीं समझता इन पॉलिटिशियनों में जो अभी जिंदा हैं पाकिस्तान में, किसी में इतनी जरूरत है कि वो उनको कहे कि समरी भेजें जी, हमने कल अपॉइंटमेंट करनी है, 2 महीने बाद आप अभी अनाउंस कर देते हैं, 2 महीने बाद आप चले जाइएगा। तो ऐसा होना नहीं है। तो ये सारी जो लड़ाई इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही है, और उसी की वजह से हमारे माशी हालात खराब हो गए, हमारे सियासी हालात खराब हो गए, अफरा तफरी मुल्क में पड़ी हुई, कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक तमाशा है वो, और चीजें बिखर रही हैं। ये हमारा मुल्क में इस वक्त अदारे और चीजें बिखर रही हैं, और ये मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट आएगा जहां आप समेट नहीं सकेंगे, और वो टाइम हम उधर ही जा रहे हैं। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज हुआ था 3 कहानियों के हवाले से। ये करते करते तो फिर सिर्फ एक ही कहानी बच गई है, और वही एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो हम एक्चुअली इसी कहानी की वजह से हम फंसे हुए हैं, जो कुछ हमारे हालात हैं इस वक्त। नहीं, कहानी तो आजकल उम्मे हरीम की कहानियां भी बड़ी मशहूर हैं, लेकिन देखिए किसी हद तक तो मैं मुत्फिक हूं बेग साहब से। ऑब्वियसली जो नवंबर की तैनाती है, उस हवाले से ऑपोजिशन को भी शुरू से खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जिसका वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर हमें यह कहना कि ये मिलिट्री लीडरशिप की कोई नाकामी है, या उनकी वजह से इमरान खान ये कर रहा है, या कहीं और से इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है, मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं होगा इंस्टीट्यूशन के साथ।
इस वक्त आपकी तमाम बड़ी सियासी जमातें, जिस तरह मोहसिन बेग साहब ने भी कहा कि इमरान खान का पॉलिटिकल माइंड नहीं है, ये सारी जमातें भी ये कहती हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, वो अनाड़ी है। तो फिर ये सब लोग मिल के उसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, इंस्टीट्यूशन भी अगर उससे खुश नहीं है, तमाम सियासी अशराफिया भी उससे खुश नहीं है, उसको सियासत भी नहीं आती है, उसको अवाम में मकबूलियत भी नहीं है, तो फिर ही इज नो बॉडी। उसका तो फिर कोई मसला ही नहीं होना चाहिए ना। तो मसला पर यह है, हकीकत और हकायक ये हैं कि अभी पंजाब के अंदर तमाम तर मुखालफत के बावजूद तमाम सियासी जमातों को उसने शिकस्त दी। अब उसका एक बयान है, उससे मैं कथा कलामी की माजरत सर, कथा कलामी की माजरत, एक सिर्फ मेरा सवाल है, अगर 1 मिनट के लिए जरा आप इमरान खान साहब को साइड पे कर दें और नवाज शरीफ के बारे में चलें, जरा नवाज शरीफ को इसी पैराहे में जरा जांचते हुए जरा बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी जबान ज़द-ए-आम ये बात थी कि ही इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और मतलब इस किस्म के फैसले जो है वो इन्होंने वक्त के साथ साथ जाके सीखा है। 1985 से जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, करते 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 2013 में जाके जब वो दोबारा इलेक्शन तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तब वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके थे। लेकिन 90s के अंदर वो भी बड़े मतलब अजीब किस्म के फैसले जो है अपनी पॉलिटिक्स में किया करते थे। लेकिन क्या ये हकीकत है, ये मानेंगे आज आप ये बात, इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नवाज शरीफ को जिस तरह पाल पोस के एक सियासी लीडर बनाया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, इमरान खान के साथ भी एग्जैक्टली यही रवैया हुआ है? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि सियासी लीडर बनाने का ताल्लुक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने अपने कैरियर का आगाज किया, जिस तरीके से वो जब चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट में, उसकी एक तवील लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी चीजें मैं गिनवा सकता हूं। इमरान खान का थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप किसी को सियासतदान नहीं मानेंगे तो आप किसी अदालती फैसले के जरिए या फिर उसको मुल्क बदर करके उसकी सियासत नहीं खत्म कर सकते। क्या भुट्टो की सियासत खत्म हो गई? आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। अतर साहब, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू डू दैट। मुझे ब्रेक से जरा वापस आने दें, मैं आप ही के पास दोबारा आऊंगा और आप प्लीज अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अतर साहब हमारे सामने रख रहे हैं। ब्रेक के बाद उनको दोबारा मौका देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेक से पहले हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को सियासत में किस तरह लाया गया और इमरान खान का परवान जो है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, अतर साहब अपनी बात नहीं कंप्लीट कर सके थे। अतर साहब प्लीज गो हेड। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, पर आप किसी की सियासत किसी अदालती फैसले से खत्म नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, क्या नवाज शरीफ की सियासत आज खत्म हो गई है? नवाज शरीफ का अभी भी एक साइजेबल चंक है जो नवाज शरीफ साहब को पसंद भी करता है और उनकी ख्वाहिश भी होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। इसी तरह भुट्टो के नाम पे भी सियासत चलती रही, और अगर आपको ये समझ रहा है कि इमरान खान को वो किसी टेक्निकल बुनियाद पे नाअहल करके उनकी सियासत खत्म कर देंगे, तो वो भी मुमकिन नहीं है। दूसरी एक और चीज, अगर आपने किसी की सियासत खत्म करनी हो तो फिर आपको आसिफ जरदारी साहब जैसा जीनियस चाहिए होता है, जिसने भुट्टो की चारों सूबों की जमात को उठा के अंदरूने सिंध की जमात बना दिया, और उसके साथ साथ फिर हम लोग उनको क्रेडिट भी देते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी पे भारी हुए। अगर किसी की मैं पीपल्स पार्टी पे अतर साहब अभी आने लगा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को जरा डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूं, जरदारी साहब को स्पेसिफिकली। लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की कि जी टेक्निकली जो है, टेक्निकल बुनियादों पे अगर किसी के जहन में है कि उसको सियासी तौर पे बाहर निकाल दिया जाए तो सियासत खत्म नहीं होती, तो अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को एक्चुअली एक टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करके डिलिबरेटली सियासत से बाहर निकाला गया, मतलब वो जो जिस तरह भी केस चला पैनामा का और वो सारा मामला, वो जेन्युइन नहीं था? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो जेन्युइन नहीं था। ऑब्वियसली जो उनकी जायदादें वगैरह सामने आई थी, अभी तक उन्होंने कोई उसकी किसी किस्म की कोई मनी ट्रेल नहीं दी। लेकिन इन तमाम तर फैसलों के बावजूद में सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि जो नहीं, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन अतर साहब। मेरा फिर यहीं पे इसी तरह ये सवाल है कि अगर हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं, और आप खास तौर पे कि वो केस जेन्युइन था और नवाज शरीफ को सही निकाला गया, सही ना अहल किया गया, और बेशक उनकी सियासत खत्म ना हो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन फिर क्या यही पैमाना इमरान खान के लिए क्यों ना हो? अगर इमरान खान जो है उनकी कोई ऐसी चीज निकल आती है, चाहे वो करप्शन के रिलेटेड हो, 62-63 के सादिक अमीन के हवाले से कोई झूठी बात कही हो, तो फिर हो जाए, बेशक चाहे जो मर्जी हो, ना हो सियासत खत्म। लेकिन आपके ख्याल में कानूनी तौर पर उसकी उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए?
बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, इसमें तो कोई दोष राय नहीं है कि कोई भी शख्स करप्शन करे। इमरान खान की कोई चीज सामने आती है, बिल्कुल उनके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर उससे सर सियासत के ऊपर जो भी असरात हो फिर होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे एक जो मैं रिसेंट एक डिबेट देख रहा हूं, खास तौर पे मैंने फवाद चौधरी साहब के, मैं कोट कर देता हूं कि एक दो जगहों पे मैंने ये बातें सुनी मैंने, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर किसी के जहन में है कि जिस तरह भी थोड़ी देर पहले एक्चुअली आपने भी ये कमेंट किया कि टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान को जो है वो बाहर कर देगा, तो वो ये नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्यों हम लोग अपने तमाम, और इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, क्यों हम ये समझते हैं कि ये लोग अनटचेबल हैं, इनको अगर इन्होंने कोई गलत काम किया तो दें इनको सजा और निकालें इनको सियासी दायरे से बाहर निकालें, क्यों ना निकालें इनको? देखिए, इन प्रिंसिपल तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन केस को मेरिट पे आपको देखना पड़ेगा ना। एक वो है कि आपके ऊपर किस किस्म के करप्शन के इल्जामात हैं, किस किस्म के सबूत हैं। आप मसलसल कौम से झूठ बोलते रहे, कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कागज लहराते रहे कि ये हैं वो जराए, अब मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो ये सारी चीजें एक तरफ हैं। दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि आप एक इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रेफरेंस गया हुआ, उसका गालिबन आप भी इशारा उसकी तरफ कर रहे हैं। अगर उसमें कोई चीज है तो इलेक्शन कमीशन फैसला दे, और उसके साथ साथ जितनी भी जमातें हैं उन सब के हवाले से फैसला दे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं अगर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ भी फैसला दे देता है पीटीआई के, तो उनको अदालत में जाना चाहिए, ना कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई कर दें। नहीं, इलेक्शन कमीशन वो अदालत में तो डेफिनेटली वो जाएंगे, ये तो होना ही होना है, हर सूरत होना है। बैरिस्टर साहब से जरा इस पे कानूनी राय भी जरा इस पे जान लेते हैं। ये बैरिस्टर साहब, अतर साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी उनके हवाले से भी फैसला होना चाहिए और दीगर सियासी जमातों के साथ भी होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी यही गिला है, वो कहते हैं कि जी सबको एक ही तरीके से जांचें। इज इट अ फेयर डिमांड कि ये कहा जाए कि जनाब फंडिंग कहां से आ रही है, किस तरह आ रही है, सबको एक ही लाइन में खड़ा करके एक ही वक्त में इसका फैसला सामने आए? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही डिमांड है। मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही क्यों, अगर कोई फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग के सबूत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हैं या JUIF के हवाले से हैं, तो उस पर भी केस चलना चाहिए, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को फाल होना चाहिए, उस पर भी फैसला आना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर पहले आप जो बात कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले की, और अतर भाई ने कहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे सियासतदानों को अगर आप रेस से बाहर करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी सियासत खत्म नहीं होती है। तो मियां नवाज शरीफ का जो फैसला था, ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैं समझता हूं कि जो कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए थे वो बदकिस्मती से नहीं हो सके। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो उस फैसले के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ अरसे तक तो बड़े मकबूल हुए थे। और देखें, अगर आप किसी को लाइफ टाइम बैन कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको ट्रायल कोर्ट से राइट टू अ फेयर ट्रायल तो देना। सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करके, लेकिन भाई इसमें एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं इसमें, लेकिन इजंट इट रियलिटी कि पाकिस्तान में सियासतदान के पास ये हथियार मौजूद होता है कि आप उसके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें तो वो अपने सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए फिर भी जो है वो कोई ना कोई लिवरेज ले जाता है। पाकिस्तान में सियासतदान का एहतसाब करना सबसे तो नहीं, इससे भी ज्यादा मुश्किल और भी ऐसी हस्तियां हैं जिनका एहतसाब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सियासतदान का एहतसाब करना भी बहुत मुश्किल है। मंसूर भाई, कौन लेवरेज नहीं लेता है? जिसका जोर लगता है वो लेवरेज लेता है इस सिस्टम में। ब्यूरोक्रेट्स नहीं लेते हैं, आर्मी जनरल्स नहीं लेते हैं, मीडिया पर्सन्स नहीं लेते हैं, या दीगर जो ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, तगड़े लोग हैं, वो नहीं लेते हैं। ये शुगर माफिया क्या है, ये आटा माफिया क्या है, ये सब लोग लेवरेज लेते हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि सिस्टम को मजबूत करें, और किसी का वजन आप अगर नहीं उठा सकते हैं तो सिस्टम में इतनी जान डालें कि वजन उठाएं। और दूसरी बात मैं सिर्फ ये कह रहा था सर कि वो जो ट्रायल है ना, वो हर किसी का बुनियादी हक है। मियां नवाज शरीफ को आपने नायल करना था, लाइफ टाइम बैन करना था, आप जरूर करते, लेकिन कम से कम उन्हें एक ट्रायल देते बाय द ट्रायल कोर्ट, जिसकी एक अपील होती, ताकि उसके बाद ये बातें ना उठती कि जी 184(3) में बगैर ट्रायल के आपने नायल किया जिसकी कोई अपील भी नहीं है। तो ये गलत हुआ। इसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई सबूत है या एलिगेशंस है तो उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। और आखिरी बात जो मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे कि नवंबर की तैनाती के हवाले से आप भी बात कर रहे थे, और बेग साहब कह रहे थे कि क्या हमारे पॉलिटिशियंस में इतनी सख्त या इतनी जान है कि ये नवंबर से पहले नवंबर की तकरीरी की बात करें या कह दें। तो अगले दिन ऐवान सदर में प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया हुआ था, तो उनसे एक सवाल हुआ
और सवाल यही था कि ये नवंबर की तकर्री की वजह से इतने हालात खराब हो गए, बहरान पैदा हो गया, तो क्यों ना वक्त से पहले उस तकर्री का ऐलान कर दें ताकि बहरान तो खत्म हो। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि अगर ये ऐसा सब स्टेक होल्डर्स मानते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो अगर मोहसिन बेग साहब की बात दुरुस्त है और जो कि है, सिर्फ करेक्शन कर दूं, ये बैरिस्टर साहब, ये इसके ऊपर ये खबर जो है उस वक्त जराए के हवाले से आई थी, लेकिन जैसे ही आई तो चंद घंटे के अंदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से एक्चुअली इसकी करेक्शन करवाई गई कि नहीं ये इस तरह नहीं कहा था, ये बात कुछ और हुई थी, रिपोर्ट कुछ और किया गया। ये मैं वहां पे बैठा हुआ था मंसूर भाई, आई वाज देयर। अच्छा, मैं बैठा हुआ था सर, मैंने खुद सुना है। आपसे बड़ी गवाही तो फिर हो ही नहीं सकती, आपसे बड़ी गवाही का क्या हो सकती है? तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर सब स्टेक होल्डर्स को इस पे सेटल कर लें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। तो कहने का मकसद ये है कि बेग साहब जो कह रहे थे कि सियासतदानों में जान नहीं है, तो अगर सियासतदानों में जान नहीं है ना सर, तो वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना। जो 3 लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हुए हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, वो कोई मिलके बैठ के फैसला कर लें, वो सियासतदानों को खुद कह दें, इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं। क्योंकि अगर वाकई में जो बेग साहब कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो अतर काज़मी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं कि बहरान की कैफियत है, नवंबर तक इंतजार नहीं हो सकता, तो सब मिल बैठ जाए ना और उसके ऊपर बात कर लें, उनको भी बीच में साथ शामिल कर लें ताकि मसला तो हल हो। उन्हें खुद इनिशिएट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल। बैरिस्टर साहब इसमें तो अगर आप तमाम स्टेक होल्डर्स की, अब वो स्टेक होल्डर्स कौन है? जारी बात है, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आप मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब की बात कर रहे होंगे। स्टेक होल्डर्स यही बनते हैं इस सारी चीज के अंदर। इस सारी चीज से अगर किसी ने अपने आप को इस मुज़ाकरात के दायरे से हमेशा बाहर रखा है कि मैं बात नहीं करूंगा, तो वो तो इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने कहा है कि जी हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अगर मुज़ाकरात की मेज पर कोई ला सकती है तो वो शायद इस्टेब्लिशमेंट ही अभी ला सकती है। और वो जो 3 नाम हैं जिन पर गौर हो रहा है नवंबर की तकर्री के हवाले से, शायद वो ला सकते हैं। तो मेरे कहने से तो नहीं आएंगे या किसी और के कहने से तो नहीं आएंगे यहाँ पे, तो जो लोग ला सकते हैं उनको सोचना चाहिए इसको। मैं बेग साहब का ना इस मामले में बड़ा तजुर्बा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या ला सकती है या नहीं ला सकती। बेग साहब, क्या इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा असर रसूख या जिसे कहते हैं कि वो जो कांटेक्ट, यहाँ पे तो इस तरह की बातें भी हुई कि जी नंबर ब्लॉक हो गए, सुना वो नंबर तो खैर अनब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन क्या असर रसूख है सर? क्या ये पॉसिबल है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आके बैठ जाए? मंसूर साहब बिल्कुल बैठ सकते हैं। पहले भी उन्हीं की साथ राब्ते थे, उन्हीं के साथ मुशावरत थी, उनकी खासी मदद भी हासिल थी और ये इक़्तिदार में आए, वरना इक़्तिदार में आने का चांस नहीं बन रहा था। दूसरी बात, मैं अतर काज़मी साहब ने एक बात की, मैंने कहा ये डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है इस शख्स का, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सियासतदान ही नहीं समझते उसको। डेमोक्रेट माइंड होना, सियासतदान, यहाँ तो बहुत से सियासतदान हैं, आपके सामने हैं, आप मीडिया में हैं, आप माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। तो जितने सियासतदानों को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, आपको पता है किस पाए के वो लोग होते हैं। यहाँ सियासत करना आम आदमी का, पढ़े लिखे का, एक रीजनेबल आदमी का काम नहीं है। यहाँ आपको कोई 100 गनमैन चाहिए, 100 बदमाश भी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर डेमोक्रेटिक माइंड होता, ये अपोजिशन में बैठते, असेंबली चलाते, लोगों ने इनको वोट इसीलिए दिया था कि आप हमारे हकूक की निगरानी और उसकी आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में। 4.25 साल आपके सामने है कि उस वक्त की खान साहब की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट चलने ही नहीं दी, वरना अपोजिशन आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहती थी, वो मसाके जमहूरियत मईशत करना चाहते थे आपके साथ। अगर आपकी अना इतनी बड़ी है कि मैंने इनके साथ बात ही नहीं करनी, भाई आप हैं कौन? आप, हमें पता आप कैसे पावर में आए। आप जिन लोगों को ताने दे रहे थे, चोर, डाकू, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, वो तो सारे काम आपने किए हुए हैं, हमें पता आपने किए हुए। आपके घर में चोर बैठे थे, वो फरागोगी कौन थी, वो कितना माल कमाया आपको नहीं पता? पता है खान साहब को।
और खान साहब मुफ्तबर का जो माल खाते हैं लोगों से, जो जिसको आप लोग मीडिया में एटीएम कह रहे थे, वो कौन लोग थे? तो ये कहना कि जी मैं कोई आसमान से आया हूं। रिक्वेस्ट करूंगा, ये बेग साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर पहले जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया गालबन एक खातून के लिए, वो सर जरा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा ख्याल में मैंने नाम ही लिया नहीं जी खातून के बारे में, मैंने नाम ही लिया जी, उनका नाम लिया ना, फराह गोगी का नाम ही लिया, वो तो सारा दिन मीडिया पे चलता है। नहीं, मैं उसके बाद जो आपने लफ्ज इस्तेमाल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चले उनकी मिसिस कह लेते हैं, वैसे तो सारी दुनिया उनको उसी नाम से पुकारती है। बहरहाल अगर मेरे मुंह से कोई गलत निकल तो मैं अपोलोजाइज, मैं कभी किसी की तौहीन नहीं करता। अच्छा, मेरा मकसद कहने का यह है कि आप देखें मुल्क जिस क्राइसिस में है और जिस क्राइसिस में हम जा रहे हैं, अल्लाह ना करे हालात वहां तक गए तो वापसी जरा मुश्किल हो जाएगी इस मुल्क के लिए। ये 26 करोड़ लोग हैं, इनको रोजगार, इनके लिए चीजों की प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हो, पॉलिटिशियंस हो, या कोई हो, मीडिया हो, मेरे जैसा बंदा हो। आप हमें हुक्म करें। मैं कल किसी मीटिंग में था, मैंने कहा जी सबसे पहले कुर्बानी मैं देना चाहता हूं। मैं अगर इस मुल्क को बचा सकता हूं, आप मुझे बताइए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। ओ भाई, ये बचा नहीं तो आपको भी भागना पड़ेगा और मुझे भी भागना पड़ेगा। ये सब आप ये लोग ये समझ रहे हैं मंसूर भाई कि हम बच जाएंगे, आप और मैं मारे जाएंगे। हालांकि आपकी और मेरी बारी बाद में आनी है, इनकी पहले आनी है। तो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कभी सरकार में नहीं रहे। तो मकसद ये है कि ये ज़हन रखना कि जी मैं आके अकेला गवर्नमेंट करूंगा, वो कभी नहीं होगा। पहले भी जब ये आए थे, वो मैं पूरी डिटेल किसी दिन इंशाअल्लाह ताला रिवील करूंगा कि किस तरीके से आए थे। अब भी इनकी ख्वाहिश यही है, ये समझते हैं वोटों से आए थे। वोट आप दोबारा लेके देख लें। काजमी साहब ने कहा जी उसने 20 सीटें जीत ली हैं, और भाई 5 हारी भी तो है ना, 20 तो आपकी थी, तो 5 आप हारे भी तो है ना। आपकी 20 में से 15 मिली आपको, तो 5 आपकी कम हुई, तो किस चीज की खुशी मना रहे हैं? मकसद ये है कि यार एकदम पॉपुलैरिटी आती है तो आप आसमान पे, और आप नौजुबिल्ला आप कहते हैं मेरे खिलाफ जो जाएगा वो शिर्क करेगा। आप अमन बिल मारूफ बन जाते हैं, आप इस्लाम को बीच में लाके ऐसी बातें करते हैं कि आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो वो शिर्क हो जाएगा। भाई कौन है? आप अपना माजी देखो यार। मॉरल करप्शन आपकी शुरू से थी और सबको पता है आप मॉरली कितने करप्ट थे। फाइनेंशियली आप गवर्नमेंट में आए तो आपकी करप्शन आ गई। ये फरमा रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनकी मदद से सियासत में आना और परवान चढ़ना नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के रस्तों में फर्क है। आप समझते हैं फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है मंसूर साहब, वो उनका टाइम लंबा था, वो उसी जरिए से आए। मेजॉरिटी पॉलिटिशियन जो हैं उसी रास्ते से आए हैं जिस रास्ते से बाकी आए, और खान साहब भी उसी रास्ते से आए। ये क्योंकि नए थे, इनका वो वेट चेक कर रहे थे। जिस दिन वेट उन्होंने पकड़ लिया, कुछ लोगों ने मिलकर डाला, फिर उनसे राब्ते हुए, और राब्ते तो अभी तक है इनके। ये कैसे? मैं आपको साबित कर दूंगा कि अभी तक राब्ते हैं, और दिन में 4 दफा बात करते हैं। ना करे आप जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा। पूछिए इनसे कि दिन में 4 दफा बात नहीं करते ये खान साहब। अच्छा, ये तो अतर साहब को तो नहीं पता होगा ना जी। अतर साहब, अतर साहब वैसे मोहसिन बेग साहब को ना, मतलब इस पैनल में मैं ये कह सकता हूं, मुझे ये क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें कि जितना ये खान साहब के करीब रहे हैं, हम लोग तो खैर मतलब उसका शायद 1% भी नहीं रहे जितना ये खान साहब को जानते हैं। तो ये अगर फरमा रहे हैं कि जनाब किस तरह उंगली पकड़ के वो सियासत हुई है, तो आप कन्विंस हुए हैं, या जब मैं मोहसिन बेग साहब को कहूं आपको थोड़ा और? नहीं, देखिए मुझे उसमें कोई शक नहीं। देखिए ना मंसूर, एक सेकंड, काजमी साहब को अल्लाह जानता है, मैं मिला हूं एक दफा इनसे, मुझे तो इनको ना कन्विंस करना है। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मतलब ही इज अ यंग मैन, नो डाउट। मुझे इनसे मैं तो सिर्फ इनकी बात का जवाब दे रहा था। जी काज़मी साहब प्लीज गो अहेड। जी सॉरी, कंटिन्यू करें आप। माय अपॉलॉजीज।
नो इशू सर, कोई मसला नहीं। देखिए जो भी उन्होंने बातें की मुझे उनकी राय है और मैं उससे जो है बिल्कुल उसकी जिसे आप कहते हैं एहतराम करता हूं। देखिए खान साहब के पास तो बहुत सारे लोग रहे, रेहाम खान साहिबा भी रही, आयशा गुलालई भी रही, और भी वो जो मखदूम जावेद हाशमी साहब भी रहे। तो हर किसी के अपने अपने व्यूज होते हैं, हर कोई मुख्तलिफ चीजों से देखता है। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये तासुर के इमरान खान ने कहा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये तासुर कतन दुरुस्त नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बताया है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके अंदर इलेक्शन की शर्त है कि इलेक्शंस के ऊपर हम बात करें कि नया सेटअप किस तरह होगा, हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो वो बात करने से इनकार नहीं करते। दूसरी बात जो मोहसिन बेग साहब ने कही, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि बतौर आम शहरी मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमी के मुश्किलात का शिकार है, तो मैं खुद पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैं भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। तो क्या बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम आई एम सॉरी आई विश आई बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, मोहसिन बेग साहब आपका भी, और मेरे भाई बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।